नमस्कार। रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में जो कि दिग्गज नाम निकल के आता है ना, तो एक सबसे बड़ा नाम निकल के आता है। इसके बारे में देखूं तो इसका नाम में ही एजेंसी लगा हुआ है और साथ में लगा हुआ है रिन्यूएबल। अर्थात ये रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में सबसे बड़ी कंपनी यदि किसी को कहा जा सकता है तो गवर्नमेंट की एक कंपनी है। इसका नाम है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। बेसिकली ये करती क्या है कंपनी, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ना कामकाज करती नजर आती है, जिसके वेबसाइट्स पे ये देखने को आती है कि लोन एप्लीकेशंस के पोर्टल्स हैं इसके पास बाकी। अर्थात ये सीधा सीधा ये समझ में आता है जो गवर्नमेंट रिन्यूएबल एनर्जी को डेवलपमेंट करने के लिए जो भी इनिशिएट कर सकता है वो काम करती है, वो भी अलग अलग कंपनी के थ्रू, जिसमें से एक कंपनी है जिसका नाम है, इसको शॉर्ट फॉर्म में इरेडा कहते हैं, लेकिन है इसका नाम रडेरा कहते हैं, लेकिन इसका नाम से देखा जाए तो इंडियन रिन्यूएबल्स एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। चलते हैं इस कंपनी के बारे में, चलते हैं समझते हैं और थोड़ा सा जानते हैं क्या है कंपनी का सपोर्टेड रीकैपेसिटी इंस्टॉलेशन ऑफ द ओवर 22 गीगावाइट्स जो है इसका वाट्स है उसके हिसाब से कामकाज करती कहती है। हायर अमाउंट ऑफ द लोन अप टू 90% ऑफ द प्रोजेक्ट कॉस्ट। अर्थात यदि रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर आप काम कर रहे हैं या कोई कंपनी काम कर रही है तो उसको लोन मिलता है कितना, 90% के आसपास। अर्थात कंपनी लोन प्रोवाइड करती है इस प्रोजेक्ट को लेकर के। साथ में इथेनॉल के ऊपर देखने को आती है, वेस्ट टू एनर्जी के ऊपर कामकाज करती नजर आती है, जहां से रिन्यूएबल एनर्जी को जनरेट किया जा सकता है। इसकी प्रोफाइल को थोड़ा सा चेक करते हैं, फिर हम सामने चलेंगे मार्केट की तरफ और मार्केट में समझने का प्रयास करेंगे स्टॉक की प्राइस के साथ साथ इसकी क्या निकल के आती है, फंडामेंटल्स हाईलाइट से लेकर टेक्निकल ट्रेंड तक की बात है, क्योंकि यहाँ पे चार्ट में क्या ऐसा मोमेंटल देखने को मिल रहा है जहाँ पे स्टॉक में थोड़ी सी स्टेबिलिटी बनती नजर आती है, और यदि इसी मोमेंटल से थोड़ा सा एवरेज बनाती है तो मार्केट यहाँ से क्या मूव हो सकती है या नहीं हो सकती है। और सामने चलते हैं सबसे पहले इसकी लिस्टिंग के थ्रू। तो लिस्टिंग जो प्राइस हुई थी उसकी चर्चा करेंगे, और साथ में दोस्तों अभी तक मेरा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए विथ में बेल आइकन के साथ, क्योंकि इसी तरह के लेटेस्ट वीडियो आपके पास जहाँ पे लर्निंग स्टॉक मार्केट लर्निंग की बात हो, बिजनेस एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस की बात हो, वो आपके पास एवरी दिन हमेशा मिलता रहेगा एज ए अवेयरनेस के तौर पे, लर्निंग के तौर पे, और हम यहाँ पे एक लर्निंग वाला वीडियो स्टडी करते रहते हैं। चलते हैं इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा प्रोजेक्ट की तरफ देखें और कंपनी के बारे में देखें। तो कंपनी कहती है जो इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड जो है, इरेडा इज द नवरत्न कंपनी हमें आता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस और एडमिनिस्ट्रेड कंट्रोल ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। एक अलग से मिनिस्ट्री है इसके लिए जो इसके कामकाज करती है, उसका नाम ही है न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री है। इरेडा इज द पब्लिक लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी एस्टेब्लिश इन नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। अर्थात इसका कामकाज क्या है, कंप्लीटली मिला क्या, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन 1987 engage in the promoting, developing and extending financial assistance for the setting of project relating to the किसके लिए कामकाज करती नजर आती है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स ऑफ द एनर्जी एंड एनर्जी इफिशियंसीज पे कामकाज करती नजर। अर्थात ये रिन्यूएबल एनर्जी वाले जो कंपनी होती है उनको एक तरह से फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए कामकाज करती नजर आती है कंपनियां, और मार्केट में जिस तरह की डिमांड चलती है इस तरह की कंपनी काफ़ी अच्छा खासा। अब इसकी पोर्टफोलियो की एक चर्चा कर लें, इसमें क्या निकल के आती है। ये कंपनी जो कि लोन की पार्ट की बात करते हैं, जो कि 31 मार्च 2024 तक की लोन पोर्टफोलियो की बात करती है, इसकी लोन कहाँ कहाँ पे है, विंड एनर्जी 19% की, स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट, अदर मैन्युफैक्चरिंग वेस्ट, लोन फैसिलिटी टू स्टेट यूटिलिटीज, सोलर एनर्जी में 27% की योगदान है इसका, शॉर्ट टर्म लोन्स 1.5% एंड द बायोमास एंड द कोजस जिस पे 7% के आसपास का, स्मार्ट हाइड्रो एंड शॉर्ट टर्म लोन्स। और ये कुछ डेटा निकल के जो इसका एक ग्राफ निकल के आती है, कहती है ग्लोबल विंड डे, और ये सब सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे प्रेस रिलीज और बाकी सारी चीज़ निकल के आती है मिनिस्ट्री का न्यू रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ से, और कुछ हाईलाइट्स की बात करती है। ओडिशा इज द ग्रीन एनर्जी पोटेंशियल्स बात करती है, कहती है द कॉन्फ्रेंस इज द भुवनेश्वर हाईलाइट इन द ओडिशा ग्रीन एनर्जी और ग्रीन एनर्जी कामकाज करती नहीं आती। यहाँ पे इंडिया इनकॉर्पोरेटेड सब्सिडी इन द गिफ्ट लिमिटेड सिटी गुजरात में कंपनी बनाती है और ढेर सारा बिजनेस की अपॉर्चुनिटी लेके कामकाज करती नजर आती है। चलते हैं इस कंपनी के बारे में, हमने इसको समझा, अब चलते हैं इसकी मार्केट में
फंडामेंटल की तरफ, फंडामेंटल्स की तरफ देखें तो बुक वैल्यू निकल के आती है 31 रुपए के आसपास, और मैं इसको कंपेयर करके जांचूंगा, मार्केट की प्राइस निकल के आती है करीब 176 रुपए के आसपास। इंट्रिंसिक वैल्यू की बात करें तो निकल के आती है 62 रुपए के आसपास। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इसी चीज को यदि हम न्यू लिस्टिंग प्राइस के हिसाब से कंपेयर करें तो क्या निकल के आती है, इसकी आईपीओ प्राइस आई थी कितने का, 32 रुपए का। अर्थात इसको हम कंपेयर करके देखें, जो मार्केट में आईपीओ प्राइस कितने पे आई थी, 32 पे आई थी, और इसका बुक वैल्यू कितना था, नियरली 32। अर्थात बुक वैल्यू के बेस पे ही इसका आईपीओ आया था। और आईपीओ आने के बाद आप इसके मोमेंटल को देख सकते हैं, आईपीओ के बाद कितना पे लिस्टिंग हुआ, 50 रुपए पे। अर्थात 56% की लिस्टिंग गेन देता है। और ज़्यादातर कुछ ऐसे भी है लोग होते हैं जो कि केवल लिस्टिंग के ऊपर की काम फोकस करते हैं इन्वेस्टमेंट के तरीके के लिए, क्योंकि यहाँ पे 2 से 3 हफ्ते में आपकी जो रिटर्न है वो मिल जाती है अच्छे खासे। और करंट मार्केट प्राइस 175 के आसपास काम का, जो कि अभी के करंट प्राइस में देखा जाए तो करीब करीब 450% का डेवलपमेंट है इसके स्टॉक की, मार्केट की, फंड के बेसिस पे। अब चलते हैं आगे, इसमें और क्या बात निकल के आती है। कंपनी की डेट्स इक्विटी के बात तो कंपनी के पास डेट्स बहुत ज़्यादा है। तो डेट्स ज़्यादा है तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि गवर्नमेंट की कंपनी है, कुछ फर्क तो पड़ता नहीं इनके पास। तो जब होगा डेट्स खत्म हो जाएगा, गवर्नमेंट कभी फंड देगी तो डेट्स खत्म हो सकती है। इंडस्ट्रीज पी के बात करें तो कितना पे आती है, क्योंकि इनका काम भी तो यही होता है ना, जो आप अपनी डेट्स के बेसिस पे तो काम आगे अपनी पोर्टफोलियो को इंक्रीज करते हैं। इंडस्ट्री पे की बात करें 26% के आसपास, स्टॉक की पीक की बात करें तो 37% के आसपास। आरओई 9.30 के आसपास, और आरओई निकल के आता है 17% के आसपास। बुक टू प्राइस वैल्यू करंट में 5.5x के हिसाब से कामकाज करती नजर आती है। फेस वैल्यू है 10 रुपये का। सोचिए जब इसकी लिस्टिंग आई थी तो कितने ज़रा मोमेंटल हुई थी, इन्होंने लिया, उनकी बल्ले बल्ली हुई है और अच्छा खासा गेन निकल के आया है। चलते हैं रेशियो की तरफ। रेशियो निकल के आया था केवल 0.71% के आसपास। तो ये थोड़ा सा पार्ट्स था। अब हम चलते हैं कंपनी की तरफ और कंपनी को देखें क्या है इसका मोमेंटल। और इसमें 52 वीक की हाई की तरफ ध्यान दिया जाए तो 215 तक स्टॉक गया था, और लो की बात करें तो 50 रुपये पे गया था। 50 रुपये से लेकर 215 रुपये तक गया था। सीधा सीधा देखो तो 4x से तो ज़्यादा ही बनता है प्राइस एक बॉटम से लेकर के हाई रेंज के लिए। यदि बॉटम पे इसने एवरेज प्राइस बनाई है तो सोचिए क्या मोमेंटल हुई होगी। इसका देखिए, यदि बॉटम के आसपास देखिए, यहाँ पे एक एवरेज प्राइस बनाई थी कंपनी, दोबारा क्या किया, थोड़ा सा मोमेंटल यहाँ पे चेंज करता है। जैसे चेंज करता है मार्केट छलांग लगाती है, और वही आकलन यहाँ पे नजर आता है। मार्केट जो है थोड़ी सी उछलने का प्रयास किया था, यहाँ पे लंबी गिरावट थी, लेकिन उछलता हुआ यहाँ पे नजर आता है। यहाँ पे देखिए जो सीधे स्विंग की तरफ चला ना, वहाँ स्विंग की तरफ नीचे भी लुढ़का, यहाँ पे क्या हुआ, बिकवाली का प्रेशर देखने को मिला होगा। इसका भी हम ट्रैक करते हैं अभी सामने में, और चलते हैं इस कंपनी की तरफ। और कंपनी में और क्या करती है कंपनी, गवर्नमेंट स्कीम के तहत देखा जाए, फाइनेंशियल स्कीम इनके पास है, जहाँ पे इसे सारे ढेर सारे रेट्स और मैट्रिक्स की बात करते हैं। गवर्नमेंट स्कीम की बात करते हैं, जहाँ पे गवर्नमेंट के स्कीम्स निकल के आते हैं, जो गवर्नमेंट के यहाँ कहाँ पे क्या क्या प्रोडक्ट सर्विसेज के प्रोडक्ट के लिए या कुछ करती है, जहाँ पे रूफ टॉप सोलर पीवी की बात करती है, और इंटीग्रिटीज ई प्लेस की बात करती है कंपनी। अब आते हैं इसके पास आगे, और आगे का मोमेंटल है फाइनेंशियल सर्विस की कंपनियां हैं। बीएससी की ऑल कैप के अंदर कामकाज करती नजर आती है। एक साल की चार्ट हम देखें तो फिलहाल इतना बड़ा चार्ट तो था नहीं इसका, लगता है एक साल की चार्ट ले लेता हूँ, क्योंकि एक साल के चार्ट में देखने को आती है तो स्टॉक में एक स्टेबिलिटी नजर आती है। देखिए ये यहाँ से मैंने लिया तो ये यहाँ पे जाए स्टेबिलिटी नजर आती है। फिर से देखो दूसरा एवरेज की बात करूँ तो एवरेज वैल्यू किसके आसपास आती है, इसके आसपास आके खड़ी होती है। अर्थात देखिए मैं इसको मैच कर देता हूँ यहाँ के आसपास, तो इसके आसपास आके खड़ी हुई है। अर्थात ये दोबारा एवरेज के आसपास आके खड़ी है, जहाँ से मोमेंटल इस जो इसका रेजिस्टेंस है उस रेजिस्टेंस को तोड़ने की फिराक में लगा है स्टॉक। जैसे तोड़ेगा तो स्टॉक की परफॉर्मेंस दोबारा चलती बनेगी। और जिस देखिए एवरेज के आसपास कामकाज करती थी, सीधे स्विंग करती नजर आती है स्टॉक में, जो कि कुछ चार्ट था। चार्ट को हमने थोड़ा सा डेटा लिया विदाउट कोई इंडिकेटर के आसपास में, केवल एक समझने के पर्पज से लिया चार्ट को। अब इसमें लेटेस्ट अपडेट की तरफ देखा जाए तो न्यूज़पेपर पब्लिकेशन था, और उसके बाद देखा जाए तो कंपनी नोटिस कुछ था कंपनी के बारे में, डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड के बारे में, एजीएम के बारे में बात कर रही है कंपनी 31/5 को कहा था।
अब आते हैं कॉर्पोरेट एक्शन तरफ, जहाँ पे कंपनी का डिविडेंड का पार्ट अभी नहीं रहा, क्योंकि अभी न्यू लिस्टेड कंपनी रही, अभी डिविडेंड का पार्ट एजीएम में आएगा। और रिजल्ट की तरफ ध्यान दिया तो रिजल्ट यहाँ पे फिलहाल नहीं ओपन हो रहा है, हम यहीं पे जाके देखते हैं रिजल्ट का क्या माहौल चल रहा है। माहौल में इस कंपनी का कंसोलिडेटेड डेटा की तरफ ध्यान दिया तो कोई इसकी कोई सब्सिडरी कंपनी निकल के नहीं आती है। ये खुद एक कंपनी है जो कि इसके पास कोई सब्सिडरी नहीं है, हो सकता है, और गवर्नमेंट की डायरेक्टली इन्वॉल्व है इसमें। तो ये निकल के आती है, इसका जो परफॉर्मेंस देखें 2022 से लेकर के अब तक का, तो ये देखने की आती है जो करीब 870 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू था, वो करीब करीब 1400 करोड़ के आसपास जाता है, और दिन बाय दिन इंक्रीज करती जाती है, अर्थात इनकी जो सेल्स है वो बढ़ती जाती है और प्रोजेक्ट दिन बाय दिन लगती है, और इनको इनका तो बेनिफिशियल होगा। आगे क्या कहती है कंपनी के बारे में, जहाँ पे देखा जाए तो करीब मार्जिन जो है इसके पास फाइनेंशियल मार्जिन 35% के आसपास निकल के आती है, जो कि पिछले कोई भी क्वार्टर में इस तरह के मार्जिन निकल के नहीं आए। नेट प्रॉफिट देखा है तो 337 करोड़ के आसपास, जो कि एक सबसे टॉप पे लगता है कारोबार करती नजर आती है इस क्वार्टर के बेसिस पे। ऐसे ही यदि हम ईयर का कंपेयर करके देखें, ईयरली बेसिस में क्या नजर आती है, ईयरली बेसिस में इसका कंसोलिडेटेड डेटा 2021 तक की थी, उसके बाद इसको खुद सेपरेट बना दिया गया। इसमें इसमें स्टैंड लोन के हिसाब से डेटा देखा जाए तो निकल के आती है यहाँ पे करीब 2000 करोड़ से लेकर के सीधे चले 5000 करोड़, अर्थात ये 19 से लेकर के 5 साल में सीधे सीधे कितना पा जाती है। 5 साल में आपके पैसे जो यहाँ पे ना, जो पैसे ना डबल हुआ है, वो कहाँ पे 5 महीने में वहाँ पे 5 गुना पैसा हो गया है स्टॉक प्राइस के हिसाब से। यहाँ पे रिवेन्यू दो गुना बढ़ा है, 4000 करोड़ से 5000 करोड़ पे चला गया, 2000 करोड़ से 5000 करोड़ पे चला जाता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वही 35% के आसपास निकल के आती है, और नेट प्रॉफिट की बात तो नेट प्रॉफिट निकल के आती है करीब 1252 करोड़ के आसपास, अर्थात इनका ये एक अच्छा सा वेंटल देखने को मिला है, जहाँ पे स्टॉक लगातार परफॉर्मेंस की दिशा में चलती नजर आती है। इस डेटा की बात करना ठीक लगता नहीं, क्योंकि ये डेटा हिस्टोरिकल डेटा के बेस पे होता है, इसको चर्चा ना करें, लेकिन ऑर्डिनरी इक्विटी की बात करें तो अच्छा परफॉर्मेंस करता है, रिटर्न ऑन प्रॉफिट की बात करें तो ये भी अच्छा करता है, और यहाँ भी सेल्स अच्छा खासा ग्रो लेवल को देखने को बनती है। आगे चलते हैं कंपनी के बारे में थोड़ा सा और ओवरव्यू की तरफ ले, तो क्या निकल के आती है इसके शेयर होल्डर के बारे में पता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में निकल के आती है करीब 75% गवर्नमेंट और 25% जो है वो 25% ही एक इन्वेस्टर्स हैं, वो कि रिटेल इन्वेस्टमेंट के तौर पे हो या फिर कॉर्पोरेट के तौर पे हो। यहाँ पे देखने को आती है जो यहाँ पे जो है वो एफआई की कोई भूमिका नहीं है ज़्यादा रही है। डीआई ने अपनी पोजीशन को यहाँ से बिकवाली किया है और पब्लिक के पास शिफ्ट किया है। यहाँ पे हुआ क्या, तो मार्केट गिरा, वो गिरा कब, मैं इसको ज़रा एक एनालिसिस करूँ तो यहाँ पे निकल के आती है जो मार्केट है पहले 4.5% के आसपास होल्डिंग थी डीआई की। तो इसमें देखा जाए डीआई ने कब बिकवाली किया, मार्च क्वार्टर में, अर्थात मार्च क्वार्टर में देखा जाए तो यहाँ पे क्या हुआ, मैं इसका आकलन करता हूँ फरवरी में, और फरवरी में ये देखिए मार्च के आसपास, ये मार्च में आती है यहाँ पे, और मार्च में 31 मार्च के आसपास देखिए क्या हुआ, यहाँ पे बिकवाली का प्रेशर जैसे निकला तो क्या हुआ, यहाँ पे बिकवाली का प्रेशर बनाया था और यहाँ पे मार्केट मूवमेंट गया और यहाँ पे डीआई ने अपनी बिकवाली का अंजाम दिया और डीआई यहाँ से थोड़ा सा निकल गया। चलते हैं आगे, और आगे देखें डीआई निकलने के बाद कहाँ गया, पब्लिक के पास जो 18% की होल्डिंग थी वो 22% हो गई, और 22% में कोई भी 1% से ज़्यादा की पोजीशन होल्ड करके नहीं बैठा। तो ये इसके लिए थोड़ा सा पार्ट्स रहा। अब आते हैं आगे, और आगे समझते हैं इसके बारे में रेशियो की तरफ। रेशियो में क्या निकल के आता है इनके पास, रेशियो में केवल आरओई रेशियो की बात करते हैं, बाकी कोई रेशियो यहाँ पे फिलहाल निकल के नहीं आती है। अब चलते हैं कंपनी की, हम कहाँ पे चार्ट की तरफ, और चार्ट की तरफ देखें तो चार्ट में एक रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस फिलहाल जो रेजिस्टेंस निकल के आती है वो तो इसी को क्रैक करने का पहला टारगेट रहेगा इस कंपनी का। लेकिन यदि सपोर्टिंग की बात करें तो मार्केट इसका सपोर्टिंग लेवल की देखा जाए तो सपोर्टिंग लेवल इसके आसपास निकल के आती है, तो जिससे ज़्यादा गिरती है। मैं थोड़ा सा दूसरा एंगल्स लेता हूँ, यहाँ पे स्टेट इन्फॉर्मेशन आएगी, इसके आसपास यदि जाती है तो ये हिसाब से कहाँ पे वैल्यूएशन निकल के आती है, ये वैल्यूएशन निकल के आती है 160 के आसपास। इससे ज़्यादा तो फिलहाल गिरने की ऐसा उम्मीद नहीं लगता, यदि इससे ज़्यादा गिरता है तो फिर चिंता की बात हो सकती है। और ये दो तरह की हमने लिया, और ऊपर रेजिस्टेंस की बात करूँ तो रेजिस्टेंस में इसके पास ढेर सारा पड़ा हुआ है, जबकि पहला तो ये इसका मेन यही पड़ा हुआ है जो 52 की हाई का तोड़ने का प्रयास करेगा। उसके बाद देखा जाए तो ये सॉरी यहाँ पे नहीं, ये निकल के आता है इसके आसपास की वैल्यूएशन जो इसके एवरेज प्राइस के आसपास कामकाज करती नजर आती है, 180 के आसपास निकल के आती है, जहाँ पे लगातार इसने तोड़ा है, एक एंगल्स को मूवमेंट किया है, और इससे पहले भी देखा है तो ये इसी के आसपास कामकाज करती नजर आई थी एक पीरियड में हिसाब से देखा जाए तो इस हिसाब से यहाँ पे मार्केट इस तरह के जो निकल के आती है। और जब हम कंपेयर करेंगे चार्ट बेसिस में जो स्टॉक की परफॉर्मेंस लेवल क्या निकल के आती है,
उस लेवल में यही देखेंगे जो चार्ट जो कभी बियर मार्केट से बुल मार्केट तरफ या बुल मार्केट से बियर मार्केट तरफ हम कंपेयर करें तो क्या परफॉर्मेंस एज के ऑन डेट में जो भी जिस भी टाइम फ्रेम के हिसाब से बैठे हुए हैं एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे उनका परफॉर्मेंस परसेंटेज क्या गेन निकल का है उसी की चर्चा करते हैं और चलते हैं उसके क्रम में। देखा है तो एजन परसेंटेज क्या दिखती है। एजन देखा जाए तो 6 महीने पहले लिस्टिंग हुई तो 6 महीने का परफॉर्मेंस करीब 56% के आसपास, 3 महीने में करीब 36% और ये कुछ निकल के आती है। लेकिन ओवरऑल जब हमने इसको लिस्टिंग प्राइस के साथ इसको कंपेयर करके देखेंगे तो लिस्टिंग प्राइस के साथ कंपेयर करने के बाद क्या निकल के आती है, निकल के ये आती है जो यहाँ पे कंपनी का ओवरऑल परफॉर्मेंस था वो करीब 32 रुपये का IPO, 50 रुपये पर लिस्टिंग होती है, 56% के आसपास, और आज के टाइम में 175 रुपये कामकाज करती है, 450% का जंप, अर्थात सीधा सीधा देखा जाए तो 500 मान लेता हूँ 5x के हिसाब से इंक्रीज करती है स्टॉक की प्राइस। नया जिसका नाम था इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, और जो एक अच्छी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट की कंपनी है। और किसके लिए करती है, वो करती है रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए, जिसमें कि विंड एनर्जी बाकी सारी जगह की पोर्टफोलियो की बात करें यहाँ पे सारे के सारे पोर्टफोलियो की चर्चा कंपनी ने रेडी किया जो हमारा लोन का पोर्शन कहाँ कहाँ पे क्या निकल के आती है, किसका परफॉर्मेंस क्या लेवल पे कामकाज करती नजर आती है। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग हेयर।